बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्कार। दिस इज़ फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। डिबेट विद फ़खर में आज बात होगी, एक बड़ा अहम इशू चल रहा है इस वक्त हिंदुस्तान में। चल तो तकरीबन ऑलमोस्ट 1.5 महीने से चल रहा है, लेकिन आज उसमें एक शिद्दत आई उस चीज़ के अंदर और काफ़ी हमने देखा कि दिल्ली की सड़कों पर ट्रैक्टर लेके दौड़ा रहे हैं किसान, जो फार्मर्स बैठे हुए थे और एहतजाज कर रहे थे। और लग ऐसे रहा था कि शायद ये प्रोटेस्ट इतना मतलब एग्रेसिव मूड में नहीं जाएगा, मेरा जाती ख्याल भी है। और जहां इंडियन दोस्तों से बात होती तो कहते कि यार साइड पे बैठे हुए, ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं है, हो जाएगा, इतना बड़ा कोई मसला नहीं बनेगा। लेकिन लग ऐसे रहा है कि हम इन्होंने कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई इस इशू के ऊपर और इस वजह से इस नहज पे बात पहुंची। आज इस इशू पे बात करेंगे और स्क्रीन पे आप देख रहे हैं हमारे दो सीनियर पैनलिस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पाकिस्तान से कमर चीमा साहब ने ज्वाइन किया और हिंदुस्तान से हमारे दोस्त रोहित शर्मा साहब ने ज्वाइन किया। रोहित जी आपको एंड चीमा साहब आपको वेलकम करते हैं डिबेट विद फखर में से। बहुत शुक्रिया। रोहित, स्टार्ट आपसे लेंगे क्योंकि मैं और चीमा साहब तो इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, तो हम तो वही देख रहे हैं जो आपका टीवी चैनल दिखा रहा है या ट्विटर के ऊपर ट्रेंड्स मुख्तलिफ चल रहे हैं बहुत सारे। और दिन को भी आपसे और 2-3 लोगों से और दिल्ली में मेरी बात हुई थी, तो वो कह रहे थे कि हाँ यार चीज चल रही है, बहुत ज्यादा लोग निकले हुए हैं सड़कों पर और पुलिस भी कोशिश कर रही थी कि उनको रोकने की, बट वो नहीं कर सके क्योंकि मोब है, एक पॉसिबल नहीं होता। या तो आप बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं कि सख्त किस्म का स्टांस लेंगे, डंडे बरसाएंगे या फिर शेलिंग करेंगे या फिर गोली चलाएंगे, तो वो चीज तो शेलिंग तो मैंने देखी और डंडे भी बरसाए गए, लेकिन आखिरी फिर गोली बचती है, वो नहीं चली और अच्छा हुआ। लेकिन फिर भी एक डेथ जो है वो रिपोर्ट हुई है कि फॉर्मर में से एक डेथ हुई है। मैंने ट्विटर पे एक वीडियो देखी, लेकिन क्योंकि आप ऑन ग्राउंड वहां पर मौजूद है तो आप बेहतर हमें बता सकते हैं कि क्या हुआ और इतनी एग्रेशन क्यों आई इस फॉर्मर प्रोटेस्ट के अंदर। देखिए, पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मोदी गवर्नमेंट गिर गई हो और ऐसा कुछ नहीं हुआ कि किसी फॉरेन कंट्री का कब्जा दिल्ली में हो गया हो, जो कि पाकिस्तानी चैनल जिस तरीके से चला रहे हैं। अभी बहरहाल ये एक वो था, एक ट्रैक्टर रैली थी जिसकी परमिशन दिल्ली पुलिस ने खुद दी थी, लेकिन 3 रूट्स पे, और वो 3 रूट से ये लोग बाहर निकल गए। 3 रूट से जब ये बाहर निकले तो हम लोगों को पुलिस को इनको कंट्रोल करने की जरूरत पड़ी और उस पे लाठीचार्ज हुआ। जहां तक बात यह है कि इन लोगों ने, एक जो डेथ हुई आज, उसमें वो बहुत क्लियरली वीडियो में दिख रहा है कि आदमी आकर के अपना ट्रैक्टर लाया और बैरिकेड में उसने मारा, उससे ट्रैक्टर पलट गया और उसकी डेथ हो गई। बहुत गलत हुआ, अफसोसजनक है, लेकिन उसमें कहीं भी पुलिस का हाथ नहीं दिख रहा। पुलिस ने बहुत सोच समझ के काम किया। अभी तक पुलिस ने लाठीचार्ज छोड़ के और आंसू गैस छोड़ के कोई और वायलेंस नहीं की। हालांकि सिचुएशन बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। दे वर राइट एट आईटीओ। आईटीओ मतलब इनकम टैक्स ऑफिस दिल्ली का जो है, वो महज 1 किलोमीटर दूर है इंडिया गेट से, जहां पे हमारी आज परेड खत्म हुई। और वो आईटीओ जो है ये करीब 3 किलोमीटर दूर है हमारी पार्लियामेंट से, प्रेसिडेंट्स हाउस से और प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से। तो दे वर डेड क्लोज टू द हब ऑफ दिल्ली और उसको कंट्रोल करना बनता भी है, लेकिन इन लोगों ने किया है, कुछ वायलेंस हुई है, तो इस पर अब पुलिस एक्शन लेगी, गवर्नमेंट एक्शन लेगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो इन लोगों का ही प्रॉमिस था कि हम लोग ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, कोई वायलेंस नहीं होगी। अब इनका, और इस समय सारी पार्टीज, जो पार्टीज इनको किसानों को सपोर्ट कर रही थी, कांग्रेस तक ने आज ये बोल दिया कि हम लोग वायलेंस को सपोर्ट नहीं करते, वी आर नॉट इन फेवर ऑफ दिस व्हाट हैज हैपेंड। तो जो हुआ है वो गलत है। लाल किले पे चढ़ गए, लाल किले के, आज लाल किला खोला हुआ था टूरिस्ट के लिए, लाल किले तक ये लोग ट्रैक्टर ले गए, वहां तक ले जाना अलाउड नहीं था। लाल किले के ऊपर चढ़ के इन्होंने एक झंडा लगा दिया, रिलीजियस झंडा था उसमें। मेरे हिसाब से उसमें कुछ गलत नहीं है, रिलीजियस झंडा लगाया जा सकता है, लेकिन लाल किले के ऊपर चढ़ के लगाना वो एक गलत काम हुआ। उसके साथ में कहीं लगाया जा सकता था। ठीक है, जो हुआ हुआ, उस पर अब गवर्नमेंट एक्शन लेगी।
चीमा साहब, आपने देखा, हमने देखा, और रोहित जिस तरीके से बता रहे हैं कि कोई दिल्ली को किसी और ने फतह नहीं किया। बिल्कुल, वो आपका कैपिटल है और आपके फॉर्मर्स हैं, कर सकते हैं प्रोटेस्ट। हमारे यहाँ भी बहुत सारे प्रोटेस्ट होते हैं। लब्बैक, तहरीक लब्बैक वाले 10 दिन बैठे रहे, 126 दिन इमरान खान साहब बैठे रहे, और सब कुछ हुआ। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ कुछ ऐसा नहीं हुआ या नहीं होता। बट इंडिया का मुझे ये लगा कि शायद वहां पर इस चीज को बड़ा लाइटली लिया जा रहा था पिछले 1.5 महीनों से, और वो शायद ये समझ रहे थे, क्योंकि मेरी फॉरेन में कुछ लोगों से बात हुई, ऑस्ट्रेलिया में आज मेरी बात हुई थी, जो इस चीज को सपोर्ट कर रहे थे, और वो कह रहे कि मतलब वी आर गोइंग देयर और वी आर ज्वाइनिंग दैट प्रोटेस्ट। हम यहां से इसके लिए जा रहे हैं कि हमने उस प्रोटेस्ट को ज्वाइन करना है। किस तरीके से आप देख रहे हैं? रोहित कह रहे हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने इसको ज्यादा दिखाया। पाकिस्तानी मीडिया की अगर हम छोड़ के भी बात कर लें, तो वो मीडिया जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों में चलता है, वो वेस्टर्न मीडिया जिसको हमारे यहाँ कहा जाता है, उसने भी इस चीज को रिपोर्ट किया, और बड़ी बड़ी, मतलब जिसे कहते हैं, अपने वेबसाइट के ऊपर और बाकायदा उनको दिखाया गया। देखिए फखर साहब, ये बड़ी अहम बात है कि ये किसानों को बड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं समझता ये हूं कि किसानों ने आज बड़ी गलती की है। उसकी वजह यह है कि देखें, आपका एक पर्सपेक्टिव बना था जी के, और आपको पूरे भारत के और ग्लोबली ये कहा जा रहा था कि आप बड़ा पीसफुल हैं, साइलेंट बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, खामोश हैं। ये जो ऑप्टिक्स आज थे, ये ऑप्टिक्स किसान तहरीक के लिए अच्छे नहीं है मेरी नजर में। मैं इसमें पाकिस्तान भारत के लिए बात नहीं कर रहा, एज एन इंडिपेंडेंट पर्सन मैं ये समझ रहा हूँ। ऑप्टिक्स अच्छे नहीं थे। मैंने सारा इंटरनेशनल मीडिया और डोमेस्टिक मीडिया देखा है। ब्रेकिंग न्यूज पूरी ग्लोबल मीडिया पे चली है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये किसानों के लिए अच्छा नहीं हुआ। और उसकी वजह यह है कि किसानों की जो तहरीक है उसके लिए लोग बड़ी जगहों से पार्टिसिपेट कर रहे थे, कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये करके इन्होंने बेसिकली अपने आप को मुश्किल में डाल लिया। अभी देखें मीडिया इनको कैसे देख रहा था, हॉरर, वायलेंस, लॉलेसनेस, अनरेस्ट। मैं इंडिया टुडे, व्योन, सारे इंग्लिश चैनल भी देख रहा था और हिंदी चैनल भी मैं देखने की कोशिश कर रहा था। सो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये एक बड़ी अनकंफर्टेबल सी सिचुएशन हो गई। अगर इसमें लॉलेसनेस क्रिएट होती है तो ये बीजेपी को इसका फायदा होगा। अगर अनार्की होती है तो बीजेपी को इसका फायदा होगा। इमीडिएटली इनको ये सारी तहरीक वाइंड अप करनी पड़ सकती है। ठीक है। सो आपने ये देखना है कि जो तहरीक है ये कोई इतनी ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। अगर तहरीक ऑर्गेनाइज्ड होती तो इस तरह के आज जो वाकयात हैं ये ना होते। सो मैं इसको एक कोई अप्रिशिएट नहीं करता। मैं समझता हूँ ये एक कोई अच्छी आज रवायत नहीं पड़ी, और कोई ये तहरीक के लिए बुरी चीज है। नरेंद्र मोदी साहब और बीजेपी के लिए तो बहुत अच्छा हुआ है आज। अगर रोहित हम बात करें इस चीज के, आज रिपब्लिक डे भी था हिंदुस्तान का, और उस तरीके से परेड और ये सारी चीजें भी थी। दूसरी तरफ ये ट्रैक्टर परेड के नाम से ट्रेंड भी चल रहा था ट्विटर के ऊपर कि ट्रैक्टर्स निकलेंगे, और वो एक मतलब मुख्तलिफ सड़कों पे जो भी रूट्स की आप बात करें, बिल्कुल मैंने भी यही सुना था कि उनको बाकायदा अलाउ किया गया था दिल्ली पुलिस की तरफ से कि आप इन रूट्स के ऊपर जाकर और अपने जो आप लोगों ने ट्रैक्टर चलाने या जो भी करना है आपने करना है। लेकिन वो जो मॉब था, क्योंकि वो वही चीमा साहब वाली बात सही है कि वो किसी के कंट्रोल में फिर नहीं होता। वो कहीं पे भी अगर मॉब होगा तो वो लाजमी सी बात है, उसके 2-4 बंदे तो आप कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन जो सारे होंगे हर कोई अपना अपना लेके वो फिर रहा होगा। इंटरनेट सर्विसेज को सस्पेंड किया गया दिल्ली में, सारे दिल्ली में नहीं लेकिन कुछ इलाकों में। एक तो इस हवाले से, दूसरा हुकूमत क्या कह रही है कि मतलब इस तरह का प्रोटेस्ट हुआ। गालिबन दिल्ली में तो बीजेपी की हुकूमत भी नहीं है। देखिए, इंटरनेट सर्विसेज को सस्पेंड किया गया तो वो इसलिए सस्पेंड किया गया कि वायलेंस और ना फैले। जहां तक बात ये है कि वायलेंस तो हुई है, और अभी अभी मैं बता दूं, जिन्होंने दीप संधू जो कि एक्टर हैं, जिन्होंने वो झंडा फहराया था लाल किले के ऊपर, उनको एनआईए ने, यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने एक नोटिस दे दिया है। तो ये जो चीजें थी कि झंडा फहराया बीजेपी के लिए, चीमा साहब हैं, चीमा साहब एक्चुअली कई बार थोड़ा सा जोश में बोल जाते हैं कि झंडा फहराया गया तो बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। देखिए, बीजेपी के लिए अच्छी खबर वो होगी कि बीजेपी को सारे किसान सपोर्ट करें। ये पूरे नहीं थे, इसमें बहुत ये माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी थी जो कि
बॉर्डर्स पे बैठी थी, उसमें कुछ गलत लोग थे, तो वो लोग आकर के उन्होंने वायलेंस कर दी, ठीक है। अब उनके खिलाफ एक्शन शुरू हो चुका है, उनको नोटिस जाने शुरू हो चुके हैं। बाकी बाय एंड लार्ज किसान अभी तक नहीं है सड़कों पे, ये बात सही है। हम लोगों को अक्रॉस द कंट्री ये प्रोटेस्ट नहीं दिख रहे हैं, और किसान बेसिकली, अगर एक गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट ये लॉ ला रही है और दूसरी गवर्नमेंट ये लॉ इंप्लीमेंट कर रही है, तो मैं दोनों को एंटी फार्मर नहीं बोलना चाहूंगा, और दोनों ने सोच समझ के लॉ बनाया होगा। तो इट इज अ मैटर ऑफ क्रेडिट। कांग्रेस को प्रॉब्लम ये है कि भाई ये लॉ लाए तो हम थे, इंप्लीमेंट वो कर रहा है, तो क्रेडिट हमारा वो छीन ले जाएगा, इसलिए उसके खिलाफ बोलने के ज्यादा उनका इंटेंशन रहती है। जहां तक बात यह है कि ये किसान जो हैं, ये कुछ दिन में अपने आप ठीक हो जाएगी ये कहानी। बहुत ज्यादा ये लंबा इसलिए नहीं चल पाएगा कि बाकी जो लार्जर क्राउड किसानों का है, जो कि अपने मुख्तलिफ इलाकों में बैठे हैं, उन लोगों को ये पता है कि ये हमारे फेवर में है, और एक्सपर्ट्स भी ये मान रहे हैं। ये जो लॉज हैं, ये पहले कई कांग्रेस रूल स्टेट्स में इंप्लीमेंट हो चुके हैं, तो कांग्रेस के पास फेस सेविंग नहीं है इसमें। अब तक जो था वो रेटोरिक्स पे चल रहा था, आज वायलेंस हो गई। अब मुझे नहीं लगता कि इसके पास कोई बहुत बड़ा बैकग्राउंड बेस रह जाएगा इस रिवोल्ट के पास। ठीक है। अच्छा चीमा साहब, एक चीज जो मैं मतलब आज भी और इससे पहले भी मैंने देखी और सुनी कि इसके पीछे कोई मतलब कोई बैक कर रहा, बल्कि लिख रहे होते हैं लोग और बोल रहे होते हैं कि आईएसआई इसको बैक करता है और खालिस्तान मूवमेंट को दोबारा जो है उसको एक जिंदा किया गया। इसमें कितनी सच्चाई है? चीमा साहब से कमेंट लेता हूँ, रोहित, फिर आपसे इसी पे आपसे मैं ये बोल रहा था फोटो ये जो है ये काफी देर से लगी हुई है। कौन सी? ये स्क्रीन पे मुझे भी नजर आ रही है। अच्छा, मुझे क्यों नजर नहीं आ रही? हाँ, ये फोटो काफी देर से लगी है यार, अब रिमूव हो गया। ओके, मेरे पास नहीं क्योंकि आ रही थी, इसलिए मैं सॉरी फॉर दैट। मुझे क्योंकि आप लोग दोनों नजर आ रहे थे, पहले नहीं नजर आ रहे थे, तो इसलिए मैंने इसको वो किया हुआ है। आई एम सॉरी फॉर दैट। ओके, मुझे नहीं पता था कि वहां से सेलेक्ट हुआ था। ओके, अच्छा वो आपने मुझे बता दिया। सॉरी। नहीं कोई मसला नहीं। वो देखिए, पहली बात तो ये है कि किसान, इसमें आड़तियों का भी एक फैक्टर है। देखिए, इसमें मुख्तलिफ दड़ों की मुख्तलिफ चीजें हैं। मेरा ख्याल है कि जितने स्विफ्टली नरेंद्र मोदी साहब किसानों के लॉज बदलने चाहते हैं, ये कोई इतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो पंजाब है, पंजाब का पर कैप्टा जो पर फैमिली है भारत में, सॉरी पंजाब की, वो तकरीबन 22-24 लाख सालाना कमाती है, जो कि सारे किसानों का सबसे हाईएस्ट है। इवन कि बिहार का मैं देख रहा था कि सबसे कम है अर्निंग एनुअल जो है। सो मुझे ऐसा लगता है कि जो नरेंद्र मोदी साहब ने कानून साजी की है, उसके बहुत फैक्टर हैं, और उन्होंने बड़ों को खुश कर दिया है। पूछें कैसे? पहला तो उन्होंने ये कमाल किया कि उन्होंने वो जो धंधा लगाते थे, उनकी सियासत पे पैसा लगाते थे, उनको खुश कर दिया। किस चीज पे? कि भाई अब वो पैसा वो एग्रीकल्चर में आएंगे तो अच्छा होगा। क्यों? कि वो थोड़ी एग्रीकल्चर को इंडस्ट्रियल शेप देंगे। वो पर एक ये है कि वो फिर बड़े बड़े स्टोर भी बना लेंगे, वो गोदाम जिन्हें हम कहते हैं अपनी जुबान में। जब वो बन जाएंगे तो वो किसानों से फसलें लेके स्टोर कर लेंगे। दूसरा, उन्होंने एक और शिकार खेला। जो पंजाबी था वो कहता था कि मेरी फसल जब भारत में जाती है तो सस्ती बिकती है, मेरी फसल को बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान भेजो। तो एक तीर से दो शिकार कर गए, उनको भी खुश कर दिया। वो जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, अंबानी जिन्हें बोलते हैं, जिंदल्स, मित्तल्स, टाटास, वो सारे वो भी खुश हो गए। किसानों को कह दिया जी कि आप तो फारग हो गए, आप पंजाब वाला वो पाकिस्तान या सेंट्रल एशिया या अफगानिस्तान में आपका माल नहीं जा सकता। सो 2-3 इन्होंने गेम कर दिया नरेंद्र मोदी साहब ने, और मेरा ख्याल है उसकी जो है वो जो एक एपिटाइट है पंजाब के अंदर। और एक अहम बात बता दो, नरेंद्र मोदी को पंजाब ने एक्सेप्ट ही नहीं किया ना 2014 में, फिर उसके बाद जो असेंबली जो इनके लोकल इलेक्शन हुए, स्टेट के इलेक्शन हुए, उसमें 2019 में वो जो नरेंद्र मोदी जी का एक खूबी है कि वो जिस तरह बाकी भारत को
हिंदी हिंदू हार्टलैंड बनाया ना, हिंदी हिंदू हार्टलैंड, ये सिख इनके हाथ में वो आ नहीं रहा सारा कुछ। तो इन बेचारों को वो कह रहे हैं, एक तो मैं उनसे वो बदला लेना है, ना मुझे 2014 में जीतने दिया, ना मुझे स्टेट असेंबली में जीता, ना 2019 में मैं पंजाब में जीता। तो एक तो फिर ये कि पाकिस्तान में प्रोडक्ट भी नहीं आएगी, फिर तीसरा ये है कि इन्होंने अंबानी, जिंदल, मित्तल, टाटा को भी खुश कर दिया। सो इन बेचारों के साथ अगर ये इलेक्शन जीतने देते मोदी साहब को तो शायद इनकी जो है ना जान छूट जाती, इनके साथ ये जुल्म ना होता। लेकिन नरेंद्र मोदी को पंजाब ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, और ये आज की नहीं पुरानी बात है, और पंजाब के अंदर रिवोल्ट है। एक चीज जो खतरनाक लग रही है, मैं बड़ा फेयर एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं नहीं चाहता कि प्रॉब्लम हो कोई, लेकिन जिस तरह मैंने पहले कहा है कि आज का जो ऑप्टिक्स है वो किसानों के लिए अच्छे नहीं, ये मेरी पर्सपेक्टिव है। मेरा पर्सपेक्टिव ये नहीं है कि उनको जो किया बिल्कुल ठीक है, टिका के करो, लगा दो, ऐसे कर दो, ऐसे नहीं नहीं नहीं, क्योंकि तहरीक खत्म हो जाती है इस तरह की चीजों से। सो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि मोदी साहब जो हैं उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया। अब वो चाहते हैं कि वो जो हिंदू मुस्लिम डिवाइड बाकी इंडिया में है ना, अब ये हिंदू सिख डिवाइड इधर हो। अगर ये हिंदू सिख डिवाइड पंजाब में ले आए तो आप, या हरियाणा में किसी हद तक कामयाब हो गए, हरियाणा में तो इनकी गवर्नमेंट है, तो आप ये देखिएगा कि इंडिया की शक्ल बदल जाएगी। सो दिस इज नॉट गुड फॉर इंडिया, दिस इज नॉट गुड फॉर पीस ऑफ इंडिया, एंड वी वांट कि इंडिया में अमन हो, और हम चाहते हैं कि इंडिया के अंदर जो सारे धड़े हैं वो मिल बैठ के बात करें, वो सारे धड़े जो हैं वो डायलॉग डिस्कशन की तरफ आए, टेबल पे बैठे, किसान भी बैठे, नरेंद्र मोदी साहब भी बैठे, कॉर्पोरेट सेक्टर भी बैठे, सब लोग बैठे। ये मिस्ट्रस्ट जो है ये इंडिया के लिए अच्छा नहीं है। जिस तरह इंडिया ग्रो कर रहा है, आई थिंक दिस विल नॉट बी गुड फॉर इंडिया। जी ओके अच्छा रोहित जी, एक बात जो चीमा साहब ने की बिल्कुल जबरदस्त है, क्योंकि आपके मुल्क में अगर पीस होगा तो आप तरक्की भी करेंगे और सब कुछ होगा। लेकिन अगर अमन नहीं होगा, क्योंकि हमने पिछले 20 साल जो गुजारे पाकिस्तान ने, तो हमें अंदाजा है कि हम कहां से कहां पहुंचे और कितना नुकसान हमें उठाना पड़ा, हर तरीके से, जानी माली जो भी कहें हम, तो वो हमें वो हुआ मुख्तलिफ तरीकों से। क्या हिंदुस्तान में भी क्या वही चीज होने जा रही है, या मतलब उस तरीके से जिस तरह चीमा साहब ने बात की कि अगर इसको जिस कॉन्टेस्ट में उन्होंने बात की कि एक जिसे कहते हैं कि मुस्लिम हिंदू के बीच में जो एक गैप लाया गया या डाला गया, फिर इसी तरीके से सिख और उसके अंदर, क्योंकि कुछ लोग मतलब बहुत ज्यादा आज यही बातेंं कर रहे थे कि जी खालिस्तान का झंडा लगा दिया और इनको पाकिस्तान भेज दो। क्यों? पाकिस्तान में भी ये चीजें होती हैं। अगर यहाँ पे अगर मैं कोई ऐसी बात करूंगा तो मुझे कहेंगे यार आप हिंदुस्तान चले जाओ, और इंडिया वाले कहते हैं कि आप पाकिस्तान चले जाओ। ये वाली बात क्यों हम लोग कर रहे होते हैं कि भाई बजाय इसके कि हमें अगर कोई बंदा कोई गिला शिकवा ग्रीवेंसेस है उनके, अगर उनको मतलब वहीं पे बैठा के उनके साथ बात करें, ना कि उनको पाकिस्तानी को कहें कि आप हिंदुस्तान चले जाओ, हिंदुस्तान में जो ऐसी बात करेंगे तो उनको कहें कि आप पाकिस्तान चले जाओ या पाकिस्तानी हो। देखिए, हालांकि दोनों गाली नहीं है, ना पाकिस्तानी होना गाली है और ना हिंदुस्तानी होना गाली है। नहीं, देखिए, बात करने की एक लिमिट होती है। आप बात एक चीज पे कर सकते हो जो कानून के दायरे में हो, जो कि फ्रेमवर्क में हो कॉन्स्टिट्यूशन के, उसमें अगर आप उससे बाहर बात करेंगे तो फिर तो ऐसी लैंग्वेज सुननी पड़ेगी। तो ये ऐसा मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। और कुछ ऐसी चीजें भी हैं भाई, जैसे कि कनॉट प्लेस में एक नारा लगाया किसी ने, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, उस पे भी आपको एतराज है, आप कोर्ट में पहुंच गए। कोर्ट ने क्या किया? कोर्ट ने बोला कि ये नारा गलत था। क्यों? क्योंकि ये लगाया था शाहीन बाग के लिए। लुक एट द फ्रेमवर्क, राइट? लेकिन क्या ये नारा सही है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल गलत नहीं है किसी भी सूरत हाल में। भाई, देश के गद्दार को गोली मारो, ये कौन बोल रहा है कि देश के गद्दार को प्रेसिडेंट हाउस में बैठा दो? तो इन चीजों से कि आप एक फ्रेमवर्क में काम करें, बेटर है। फ्रेमवर्क से बाहर काम करेंगे, आप ऐसी डिमांड आएंगे, आप कोर्ट में जा सकते हो। इसका मतलब थोड़ी ट्रैक्टर लेके आप लाल किले में घुस जाओगे यार, ये तो मतलब कोई तरीका नहीं ना। और चीमा साहब जो बोल रहे थे कि भैया बीजेपी वहां पे बन नहीं पा रही और वो कोशिश कर रही है, चीमा साहब आप भी मजाक करने पे आ गए। भाई, बीजेपी जीती है वहां पे अभी भी। इस समय जब बीजेपी हारी, बीजेपी शिवसेना श्रोमणी अकाली दल हारी, तब भी बीजेपी के पास 3 सीट्स है।
इससे पहले बीजेपी क्योंकि जूनियर पार्टनर थी, सीट्स लेती रही है, जीतती रही है, वहां से बीजेपी शिरोमणि अकाली दल दोनों मिलकर, क्या तो शिरोमणि अकाली दल अलग हो गई मजबूरी में, मजबूरी क्या थी वो श्रोमणी अकाली दल बेटर बता पाएगी। जिस समय ये फार्म बिल ऑर्डिनेंस लगाया हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, इसको ऑर्डिनेंस, ये फार्म बिल पास होने से पहले और इंप्लीमेंट होने से पहले ये 2 बार ऑर्डिनेंस बना था। 6 महीने का ऑर्डिनेंस होता है, मतलब 1 साल 2 बार ऑर्डिनेंस बना। उस समय तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, दे हैड नो प्रॉब्लम्स। नाउ दे आर सेइंग कि भैया ये तो एंटी फार्मर है। अरे तो जब ऑर्डिनेंस लगा था तब एंटी फार्मर नहीं था क्या? उस समय किसी को प्रॉब्लम, उस समय कांग्रेस को प्रॉब्लम नहीं थी, उस समय इन किसानों को भी प्रॉब्लम नहीं थी। इससे पता लगता है ना कहीं से इंसाइट किया जा रहा है। जब ऑर्डिनेंस लगा था तभी आ जाते, तब तो कोरोना भी नहीं था, बड़े आराम से आप आकर के बैठ जाते, तब हम देखते। एक ऑर्डिनेंस लगने के बाद मतलब इंप्लीमेंट हो गया, यानी कि 1 साल से ये बिल इंप्लीमेंट हुए पड़े हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं थी। अब क्योंकि ये पार्लियामेंट से पास हो गया आपको, अब आप आ गए। क्यों? क्योंकि कांग्रेस हैज अ प्रॉब्लम कि ये बिल हमने लगाए, हमने बनाए, क्रेडिट बीजेपी ले यार, लाऊं मैं खाए कोई और, ऐसे थोड़ी होगा। वो प्रॉब्लम यहां है और उसमें हर बंदा अपना चेयर कट कर रहा है, दैट्स इट। यानी तंदूर गर्म है, हर कोई अपनी अपनी रोटियां लगा रहे थे। चीमा साहब, जिस तरीके से हमारे यहाँ पे अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान एक झगड़ा चला रहता है, जिस तरह भी कुछ दिन पहले पीडीएम वाले कह रहे थे कि यार इन्होंने इजराइल और इंडिया से पैसे लिए थे, तो सेम लाइक दैट जो है वो इंडिया में भी फिर मेरे ख्याल कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे के खिलाफ इसी तरह के हरबे इस्तेमाल कर रही है क्या? देखिए, सियासी जमातों का यही काम होता है, एक दूसरे के खिलाफ हरबे इस्तेमाल करना, पॉइंट स्कोरिंग करना। लेकिन इस वक्त एक बात बताऊं, इस वक्त नरेंद्र मोदी जी का कोई जोड़ नहीं है इंडिया में। नरेंद्र मोदी का इंडिया में कोई जोड़ नहीं है। और देखे ना, इंडिया के तो सहाफी भी नरेंद्र मोदी की सपोर्ट करते हैं, और इंडिया के तो जर्नलिज्म भी मीडिया के सपोर्ट करते हैं। और वो सहाफी मतलब चले ठीक है यार, मतलब नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी का चेक करें कि सहाफी इनसिक्योर हो गए हैं। कांग्रेस छोड़े, उनके तो वो तो अपोजिशन में अगले 4 साल। प्रॉब्लम ये है कि सहाफी परेशान है कि भाई अगर कांग्रेस बैशिंग ना की तो टीवी स्क्रीन टाइम नहीं मिलेगा। ये मैं इंडिया का मीडिया देख रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। आज मैंने सारा दिन देखा, सुबह जब आया ना रिपब्लिक, वो उनका था परेड थी, वो भी देखी पहले। वो जैसे ही बंद हुई तो नरेंद्र मोदी साहब ने हाथ साथ हिलाए अवाम को, तो उसके फौरन बाद किसान तहरीक। ठीक है जी, तो इतनी जल्दी हर बंदा लोगों को भूल गया रिपब्लिक डे है, लोग सारे उधर चले गए। अच्छा, जैसे ही उनको भी पता चला तो किसानों ने भी आज थोड़ी ज्यादती की है, अपने साथ ज्यादती की, किसी का कोई कसूर नहीं है, उनको किसी ने उनको नहीं उकसाया। हुकूमत तो चाहती है इस तरह का हो, तो मीडिया मजीद जस्टिफिकेशन करे। लेकिन एक बात बताऊं, यहां पे ऑपोजिशन जमातें पॉइंट स्कोरिंग करती हैं, करनी चाहिए, करें पॉइंट स्कोरिंग, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैं ये समझता हूं कि नरेंद्र मोदी का इस वक्त भारत में कोई मुकाबला ही नहीं है किसी के साथ, सिंगल हैंडेडली हर चीज स्वीप कर गया। ठीक है जी, ये तो इतनी बड़ी ताकत बन गए नरेंद्र मोदी साहब। और मैं देख रहा हूं और मैं सोच रहा हूं कि कौन चैलेंज कर सकता है इन्हें। इन्हें कोई नहीं चैलेंज कर रहा, क्योंकि जो एजेंडा उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है वो किसी के पास जाने नहीं दे रहे। वो एजेंडा है पॉपुलिज्म का, वो एजेंडा है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का, वो एजेंडा है नेशनलिज्म का, हाइपर नेशनलिज्म। ठीक है जी, वो एजेंडा है जनाब के आप वो समझते हैं कि जी मैं हूं भारत का मालिक, मैं डिसाइड करूंगा जो कहूंगा। अब ये कांग्रेस बड़ी सॉफ्ट सी पार्टी थी, बड़ी और तरीके की पार्टी थी, ये थोड़े डायलॉग डिस्कशन, धीमे धीमे स्लो चलने वाले लोग थे। इनके मुकाबले में आ गए हैं भाई वो देशभक्त आ गए, पता नहीं क्या क्या आ गए हैं, ये तो सबको उड़ा के ले गए। शिवसेना जैसे नेशनलिस्ट परेशान बैठे हुए हैं, कांग्रेस को और मिजाज की है, अकाली दल और बाकी सारे। आप देखिए आइंदा सियासत क्या टर्न लेती है, नरेंद्र मोदी किस, जिन्होंने कहते हैं ना केस पासे टेक देने, ये चेक करना है अब उनका फॉल कैसे होता है। या तो फॉल होगा 2029 में, 2029 में जी, ठीक है, या तो फॉल होगा 2029 में। तो
जो कि अगर नरेंद्र मोदी 2024 में जीत गए तो मुझे कोई हैरानगी नहीं होगी जो इस वक्त चल रहा है, क्योंकि इस वक्त भारत में तो ये बात चल रही है कि मोदी साहब को जितनी गाली दोगे वो उतना पॉपुलर होगा। तो उसको तो गाली नहीं दे रहा कोई, बल्कि बिहार के इलेक्शन में सियासी जमातें ये सोच रही थी कि आप नरेंद्र मोदी को ना टारगेट करो, क्योंकि अगर उसको टारगेट करोगे तो वो और मशहूर होता है, वो इलेक्शन बंदा अनपॉपुलर हो जाता है जो उसको गाली देता है। सो ये तो कांग्रेस को छोड़े, मीडिया वाले हमारे भाई जो हैं, दोस्त हैं, वो सारे लाइन मार गए हैं उधर, वो मोदी जी के हाथों में हाथ डाल दिए हैं उन्होंने। थोड़ी जर्नलिज्म करे, थोड़ा स्टेटस को चैलेंज करो यार, जब तक स्टेटस को चैलेंज नहीं करोगे तब तक जर्नलिज्म नहीं होगी। नहीं चीमा साहब, इस तरह तो हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे हैं, कामरान खान साहब जैसे सहाफी बैठे हुए हैं, वो इमरान खान का इंटरव्यू करने गए हुए थे, तो लोगों ने उनको यही लिखा कि यार लगता है ऐसे कि खान साहब आपका इंटरव्यू कर रहे थे, आप खान साहब का इंटरव्यू करने नहीं गए थे। तो ये तो एक होता है, हर कोई अपना बेनिफिट उठाता है, बेशक वो हमारे सरहद के उस पार के जर्नलिस्ट हो या हमारे इस पार के जर्नलिस्ट हो, मौका परस्त होते हैं लोग। ये कोई ऐसी मेरा ख्याल अनहोनी चीज नहीं है। लेकिन आपकी बात ये बिल्कुल 100% ठीक है कि पॉपुलर लीडर है इस वक्त हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर, और मैंने तो अब यही सुना है कि अब इसके बाद जो है, वैसे रोहित बेहतर बता सकते हैं, लेकिन सुना है कि योगी जी अगली दफा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। कहते हुए इससे भी 2 कदम आगे हैं मोदी जी से, तो इसलिए उनको लोग वो कर रहे हैं कि यार उत्तर प्रदेश से निकल कर वो भी आके दिल्ली में बैठ जाएंगे। देखिए, पहली चीज तो मैं ये बोलना चाहूंगा, चीमा साहब ने जो बोला कि हमारे सहाफी भी उनकी तरफ से बोल रहे हैं, तो यार अगर कोई चीज अगर मोदी सही कर रहा है तो हम फिर भी गाली देना शुरू कर दें तो वो नहीं हो पाएगा, है ना? ये फार्म लॉज बेसिकली इंडिया के फेवर में है यार, तो अगर इस पे हम सपोर्ट कर रहे हैं तो यार ये माना जाता है। अब जहां तक बात ये हुई कि तो रोहित, एक बात ये है ना कि मतलब हम तो चले, मैं जर्नलिस्ट हूँ, चीमा साहब भी अब जर्नलिस्ट ही है, मतलब एनालिस्ट जर्नलिस्ट एक ही वो है उसमें। मुझे ये बताए कि फॉर्मर जो है, मतलब वो चीख रहे कि यार हमें नहीं चाहिए, लेकिन वो कह रहे नहीं आपके फायदे के लिए यार हमने एक चीज बनाई है। यार मुझे नहीं समझ आती कि कौन गलत कह रहा है। ये मतलब जिसे कहते हैं कि वो लोग बेहतर बता सकते हैं, लेकिन वो लोग चीख रहे हैं कि यार हमें ये चीज नहीं चाहिए, लेकिन हम कह रहे नहीं आपकी फायदे के, हम आपको ये खिला के छोड़ेंगे। नहीं, मैंने ये बात स्टार्टिंग में ही बोली कि देखिए, एक पार्टी जिसका नाम कांग्रेस है, जिसने इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया। ये बिल लाया कौन? इस बिल को कांग्रेस ने बनाया, कांग्रेस लेके आई इस बिल को, पार्लियामेंट में टेबल किया यार इसे। उसके बाद उनके सबसे बड़े जो लीडर्स में से हैं कपिल सिब्बल, उन्होंने इसे पार्लियामेंट में डिफेंड किया, उनकी स्पीच अवेलेबल है, और उसके बाद मोदी गवर्नमेंट ने इसे पास करा दिया। तो मैं ये तो कतई नहीं मानना चाहूंगा ना, मैं ये बिल्कुल नहीं मानूंगा कि यार इंडिया की जितनी भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं उसमें ज्यादातर में आइदर कांग्रेस और बीजेपी इन्हीं की गवर्नमेंट है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं मानना चाहूंगा कि यार ये दोनों के दोनों एंटी फार्मर हैं। इस बात को इस लॉजिकल एंगल से मैं मानना चाहूंगा। भाई देखो, ये अगर एक पार्टी ला रही है और दूसरी इसको इंप्लीमेंट करा रही है, जीएसटी के साथ भी यही हुआ। स्टार्टिंग में जीएसटी के खिलाफ थे हम लोग, मोदी ने और भी काम किए हैं ऐसे। जैसे हमारे पास एक आरोग्य सेतु है, वो है, हम लोगों ने गरीबों को 1 रुपए पे इंश्योरेंस दिया 3 लाख का। तो अगर ये ऐसी पॉलिसी अच्छी आ रही है कि आप गरीब जाके 3 लाख रुपए तक, और 3 लाख रुपए में हार्ट का ऑपरेशन हो जाता है इंडिया में, तो अगर आप गरीब को जो कि मजदूर है उसे आप हार्ट का ऑपरेशन 1 रुपए में करवा रहे हैं, तो यार इट्स अ गुड पॉलिसी। हम लोग उसके मोदी के खिलाफ क्यों बोले? मतलब फालतू, ये तो वही बात हुई ना कि तू कुछ सही भी कर बुरा भी कर, हम तेरे को खिलाफ बोलना शुरू कर देंगे। ऑफ कोर्स वेस्टेड एजेंडे वाले कुछ जर्नलिस्ट होते हैं, मैं इसको मना नहीं करूंगा, लेकिन बाय एंड लार्ज इस फार्म बिल पे तो आप वो ऑर्गेनाइजेशन, वो ले लीजिए, शेखर गुप्ता इंदिरा गांधी के जमाने से कवर कर रहे हैं, उन्होंने अपना प्रोग्राम में बोला कि ये बिल सही है। अगर आप प्रभु चाला को बोलें तो उन्होंने भी बोला बिल्स अच्छे हैं। और दूसरे मुख्तलिफ, और जहां तक बात है कुछ और जर्नलिस्ट की जो कि ये उधर जाकर के पर्सनल रिपोर्टिंग कर रहे थे पर्सनली अपने यूट्यूब के लिए, वो फार्मर्स, आज वो कहां है जब वायलेंस हो गई? तो ठीक है ना। अब आपका जो क्वेश्चन था, दैट वाज अ वंडरफुल क्वेश्चन, मैं उसको ये आंसर देते देते मेरे दिमाग से निकल गया है। तो जहां तक बात यह है कि भाई
मोदी की अच्छी बातों को तो हम सपोर्ट करें, ठीक है। हम्म। और चीमा साहब ने बोला कि यार हम लोग मोदी को जबरदस्ती सपोर्ट कर रहे हैं। तो देखिए एक चीज, ये बीजेपी में अच्छा हाँ, आपका क्वेश्चन ये था कि मेरा इसके सवाल बाद हम योगी को तैयार यस कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो मैं आपको एक चीज बताऊं, बीजेपी की फंक्शनिंग कभी ऐसी नहीं होती कि नेक्स्ट कौन तैयार होगा, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी जब थे तो हमें आडवाणी नेक्स्ट दिख रहे थे, और आडवाणी सडनली सिनेरियो से गायब हो गए। और उससे पहले की बात अगर मैं जाऊं तो बीजेपी जब जनसंघ के नाम से चलती थी, मतलब एक जनसंघ एक ऑर्गेनाइजेशन होती थी जिसमें से बीजेपी निकली। जनसंघ के चीफ हुआ करते थे बलराज मधोक, वो चीफ थे, एक नेशनल पार्टी के चीफ थे। और उनको हटाने के लिए जब आरएसएस ने सोचा कि अब इनके रूल में बहुत गड़बड़ होनी शुरू हो गई है और जनसंघ ठीक से नहीं चल रही है, तो उन्होंने आडवाणी को प्रेसिडेंट बनाया और जनसंघ से बलराज मधोक को एक्सपेल कर दिया। और वो अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जब प्राइम मिनिस्टर थे तब उनकी डेथ हुई, और प्राइम मिनिस्टर मोदी उनकी डेथ में गए भी, लेकिन कोई जानता भी नहीं था। मैं आपको आप पहली बार मेरे मुंह से ये नाम सुन रहे होंगे बलराज मधोक का। क्यों? क्योंकि बलराज मधोक को बिल्कुल बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया। और बीजेपी कार्डर बेस्ड पार्टी है, जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी है। कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर किसी और पार्टी में मुश्किल से जाता है, और वैसे ही बीजेपी का जो लीडर है वो किसी और पार्टी में बहुत मुश्किल से जाएगा, जो कि आरएसएस बैकग्राउंड से आता है। वो बहुत मुश्किल से जाएगा, अपनी पार्टी में साइडलाइन भले ही हो जाएगा लेकिन किसी और पार्टी में नहीं जाएगा। तो दिस इज द वे बीजेपी आरएसएस वर्क्स। इन लोगों का ये होता है, ये लोग ऑन द स्पॉट चूज करते हैं। अटल जी के बारे में भी बताता हूं मैं आपको। अटल जी को भी आरएसएस की सपोर्ट कभी नहीं मिली। आरएसएस की मैं आपको सबा नकवी है, उनकी एक किताब है, उन्होंने उसमें लिखा कि अटल जी चाहते थे एक फाइनेंस मिनिस्टर, उनका जसवंत उनकी चॉइस थी। आरएसएस चाहती थी दूसरा फाइनेंस मिनिस्टर, एक मिनट, ये सॉरी फॉर दैट, आरएसएस चाहती थी दूसरा फाइनेंस मिनिस्टर, और उसके बाद एक कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट यशवंत सिन्हा के तौर पे सामने आया। तो आरएसएस फंक्शंस के भाई अटल जी को की जगह वो किसी और को, अटल जी को तो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने 6 साल अटल जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया। तो ऐसा कि फ्यूचर में कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर या किसको तैयार किया जा रहा है, ये कोई बहुत वो नहीं है। यही योगी हैं जिनकी सूरत हाल ये हो गई थी कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनका मार्जिन गिरता चला जा रहा था, और उसके बाद योगी जी ने हिंदू युवा वाहिनी नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिससे पूरा वेस्टर्न यूपी में एक मैसिव कैंपेन चलाया गया। उसके बाद से योगी की इन्फ्लुएंस वेस्टर्न यूपी में बढ़ा। उसके बाद से योगी का इन्फ्लुएंस अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बढ़ा, तो उनका मार्जिन, विक्ट्री मार्जिन 1 लाख से ऊपर क्रॉस हुआ। तो उसमें आरएसएस का या बीजेपी का कम वो था, सपोर्ट था, और हिंदू युवा वाहिनी का ज्यादा था, राइट। तो ये चीजें हुई हैं, तो ये बताना बहुत मुश्किल है। दिख रहे हैं योगी चीफ मिनिस्टर हैं, इसमें कोई शक नहीं। और योगी एक ऐसी मठ मींस एक ऐसे टेंपल के लीडर है, गोरखनाथ टेंपल, जिसके नाम पे वो शहर पड़ा है गोरखपुर। तो वो उसका एक अच्छा इन्फ्लुएंस है। वो उस एरिया में गोरखनाथ मठ के मानने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो उनको वो लेवरेज में मिलता है। योगी के पास बीजेपी का इसका बहुत ज्यादा सपोर्ट हमें दिखा नहीं है, पास्ट में तो कतई नहीं दिखा है। एक अच्छा चीमा साहब, एक चीज मुझे मतलब थोड़ी देर में बस वाइंड अप करते हैं, लेकिन मुझे एक चीज आप बता दें। आप देख रहे होते हैं पाकिस्तान में भी, अगर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया नेशनलिज्म की हम बात कर लें तो वहां पे नेशनलिज्म इतना बिक रहा है, ठीक है। आपने जिस तरह बात की और देख नजर आ रही है वो चीज बिल्कुल हमें, मतलब हर तरीके से उनके मीडिया के ऊपर हो, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक में हो या फिर सोशल मीडिया पे हो, लेकिन हमारे यहाँ नेशनलिज्म उस तरीके से क्यों नहीं बिकती। हालांकि 75 साल हमें भी हो गए, हमें भी यही कहानियां, यही लॉलीपॉप दिए जाते हैं कि यार मुल्क खतरे में है तो सालेमियत खतरे में है तो फ्लाइट का, ये चीजें मतलब बताई जाती हैं, लेकिन हम ये चीज क्यों क्रिएट नहीं कर सके यहाँ पर। ये बड़ा वैसे जबरदस्त सवाल है। आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान में जो नेशनलिज्म है वो पॉलिटिकल पार्टीज कैटर नहीं करती। अगर पॉलिटिकल पार्टीज के पॉलिटिकल डिस्कोर्स में नेशनलिज्म होता
नेशनलिस्ट, सब नेशनलिज्म है, नेशनलिज्म नहीं है। सो अगर नेशनलिज्म होता तो आपके मुल्क की शक्ल और होती। जो नेशनलिज्म है वो सियासी जमातों ने आउटसोर्स कर दिया हुआ है एस्टैब्लिशमेंट को। वो कहते हैं जी ये जाने और हमारा इनसे क्या चीजों से ताल्लुक। सो दे डोंट रियलाइज इट। सो यही तो वजह है कि आपकी जो पीपल्स पार्टी है और पीएमएलएन है, ये प्रोकियल सियासी जमातें बन गई हैं, छोटी सियासी जमातें बन गई। इनका एजेंडा एथनिक रह गया। पीटीआई पीपल्स पार्टी का एजेंडा इज सिंधी एजेंडा, सिंधी कार्ड खेलते हैं। पीएमएलएन पंजाबी कार्ड खेल रही है। खान साहब पठान है जी, हालांकि वो न्याजी हैं जो और फैक्टर में आते हैं, आप गुस्सा ना कर जाएं यूसुफजई साहब। तो खान साहब ने केपी संभाल लिया, उनके साथ खान लगता था, ठीक है। तो ये सब नेशनलिज्म जो है ये इंपॉर्टेंट बन गई है। और वो सब नेशनलिज्म किसके पास चली गई? एथनिक पार्टियों के पास। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, एएनपी, चकजई साहब की पार्टी हो गई, और कुछ बीएनपी, मेंगल, ये वो आगे पीछे, या सिंध में वो एमक्यूएम थी। तो इस तरह था। सो ये जो इन सियासी जमातों ने ये कर लिया कि इन्होंने अपनी टर्फ जो है वो डिफाइन कर लिया, और वो कह रहे हैं कि बस आप उधर नहीं आएंगे, हम इधर नहीं आएंगे। सो इसलिए यहाँ पे सियासी जमातों की गलती की वजह से ये सारा खेल गलत हो गया। और वो जब एक वक्त था कि देखिए आपने नेशनलिज्म किसके खिलाफ उठाना है? या तो आप कहते हैं जी कि मजहबी जमातों के खिलाफ, सॉरी मजहबी कह रहा हूं, दहशतगर्द जमातों के खिलाफ, जिन्होंने मजहब का नाम लेके तो वो कर रहे हैं, या उसके ऊपर इन्होंने करने की कोशिश की, इनको जारी बात है दहशतगर्दों हमले फेस करने पड़े। इंडिया को वो ये कहते नहीं है उस तरह, वो दुश्मन नहीं बनाते, ठीक है। और वो इसलिए नहीं बनाते, वो कहते हैं नहीं ये क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट बनाती है तो हम क्यों बनाएं, जिद है। तो ये बेसिकली, और भारत में क्या है, वहां पे नेशनलिज्म का जो एजेंडा है वो कंट्रोल कर लिया है सियासी जमातों ने, पर्टिकुलरली बीजेपी ने। और वो इतना डोमिनेट कर लिया है कि सारे ही बैठ गए हैं वहां पे। सब के सब जो लोग हैं वो अब बीजेपी के साथ लग गए। लोग तारीफें करते हैं बीजेपी की, उनके चीफ मिनिस्टरों की तारीफें करते हैं, उनके वर्कर्स की तारीफें करते हैं, सहाफियों की तारीफें करते हैं। सो ये जो है ना, ये इंडिया में और पाकिस्तान के जो मारूजी हालात हैं उसमें बहुत ज्यादा फर्क है, और सियासी जमातों का जो मेकअप है यहाँ पे। और एक बात बताऊं, भारत में अगर कांग्रेस ने नेशनलिस्ट एजेंडा ना लिया तो कांग्रेस भी एक छोटी पार्टी हो जाएगी, ये याद रखिएगा। और एक बात बताऊं, इसको पाकिस्तान में किसी पॉलिटिकल पार्टी का अभी तक ये ध्यान नहीं जा रहा। जो 21वीं सदी की जिस अभी हम बैठे हुए हैं, ये जो पॉलिटिक्स है ये आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं कि मैं भारत को एक नई शेप दे रहा हूं, मैं भारत को कॉन्फिडेंस दे रहा हूं। इनको वो लीडर चाहिए जो कहे कि जी मैं आपको ये चीज दे रहा हूं और लोग खुश हो गए। कुछ भारत के अंदर पोटेंशियल भी है, भारत एक पोटेंशियल पावर है, रीजनल पावर है भारत इस वक्त, और उसके अंदर पूरी कैपेबिलिटी है कि वो रीजन में अपना एक बड़ा इन्फ्लुएंस एस्टैब्लिश कर सकता है, ठीक है ना जी। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये सियासी जमातों की आउटलुक और सियासी जमातों की जो इंटेलेक्चुअली हैंडीकैप है पाकिस्तान में, एंड दे डू नॉट अंडरस्टैंड के इसको कैसे, अगर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स और नेशनलिज्म का इस्तेमाल यहाँ पे हो जाए तो पाकिस्तान में तो इनका कुछ जोड़ ही ना हो जी। ओके राइट, लेकिन नज़र ऐसा आ नहीं रहा। और रोहित जी वाइंड अप कर रहे हैं क्योंकि टाइम हमारा ख़त्म हो गया। लेकिन मुझे एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा नेशनलिज्म वर्सेस एक्सट्रीमिज्म वाली एक पता नहीं इस्तिलाह गलत हो सकती है मेरी हो, बट मुझे वो भी एक चीज़ नज़र आ रही होती है। रोहित जी अगर आप 30 सेकंड में इसके ऊपर अगर बात कर लें, उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे, क्योंकि चीमा साहब और मैं पहले से बैठे हुए थे और आप थोड़े से लेट हुए जिसकी वजह से, तो अब 30 सेकंड में आप जवाब दे के हम वाइंड अप कर लें। या मैं इस चीज के लिए आप दोनों से माफी मांगूंगा क्योंकि मैं जरा कहीं पे फंसाता नहीं यहाँ पे। अच्छा, मैं ये बताऊं कि होता क्या है कि हमारे यहाँ सारी जमातें ना वो सब अपने आप को नेशनलिस्ट बताती हैं, और होता क्या है कि किसका सिक्का चल गया। अब सिक्का बहुत टाइम से कांग्रेस का चल रहा था, तो अटल जी जैसा लीडर जो कि कुछ
सबा नकवी ने जो बोला कि उनके अलायंसेस में प्रॉब्लम थी, इस वजह से 2004 में हारे। और दूसरे लोग भी है कुछ ऐसा बोलते हैं कि अलायंसेस की फॉल्ट थी, जिस अलायंसेस पे नरेंद्र मोदी जो है बहुत ही समझदार और क्विक लर्नर है। आप अगर बिहार का इलेक्शन, ये वाला बिहार का इलेक्शन नहीं, पिछला वाला मतलब नेशनल इलेक्शन में बिहार की ओर देखें तो बिहार में लार्जर पार्टनर इन्होंने जेडीयू को बनाया। उनको पता था कि अगर जेडीयू से मेरी अलायंस टूटा तो दोनों लूज करेंगे, और दोनों लूज करेंगे तो मेरी वो 40 सीट में से सीधा सीधा नुकसान होगा, ऐसा कि मैं मेजॉरिटी नहीं क्रॉस कर पाऊंगा। 303 मेजॉरिटी क्रॉस किया, और वो सीट्स जिसपे बीजेपी ट्रेडिशनली जीतती आ रही थी वो भी इन्होंने जेडीयू को दे दी, सिर्फ अलायंस बचाने के लिए। तो नरेंद्र मोदी इज अ वेरी वेरी मतलब जैसे बोल सकते हो आप, बहुत समझदार पॉलिटिशियन है। वेरी, मैं श्रूड नहीं बोलना चाहूंगा, वेरी वेरी सीजन्ड पॉलिटिशियन टू बी प्रिसाइज। अब नरेंद्र मोदी इज अ क्विक लर्नर, ये हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट बोल गए, फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी अपनी किताब में बोल गए, मोदी इज अ क्विक लर्नर। अब इसमें नेशनलिज्म जो चीमा साहब ने बोली कि हमारे जो अभी करंट प्रेसिडेंट हैं उनका इलेक्शन हुआ, इलेक्शन से पहले, क्योंकि करंट प्रेसिडेंट हमारे दलित हैं, तो करंट प्रेसिडेंट को कैंडिडेसी दिखाई गई, कोलिन जी की कैंडिडेसी दिखाई गई। तो बीजेपी एक बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी एक जमात है जो कि दलित वोट बैंक को बहुत कंसोलिडेटली पकड़ती है। और दूसरी चीज, अगर आप वोट शेयर के हिसाब से देखें, बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट इज द लार्जेस्ट, 33-35% के आसपास आता है, कुछ स्टेट्स में तो 50% गया। कांग्रेस सेकंड लार्जेस्ट एंड थर्ड लार्जेस्ट इज बहुजन समाज पार्टी, ठीक है। अब पिछले से पिछले इलेक्शन में 8% के आसपास लिया था उन्होंने, इस बार भी उससे थोड़ा ज्यादा ही है। तो बहुजन समाज पार्टी को अपनी साइड लेने के लिए उन्होंने कोविंद साहब को खड़ा किया। कांग्रेस की तरफ से भी एक दलित कैंडिडेट आ गया, कौन? मीरा कुमार, राइट। तो तब ये चल रहा था, तब सोशल मीडिया पे चल रहे थे, जो जोक्स चल रहे थे वो ये थे, मेरा दलित तेरे दलित से ज्यादा दलित है, राइट। तो ये इस तरीके की चीजें, जिसका सिक्का चल गया उसका चल गया। अब क्या हुआ कि मोदी केम अप विद अ यूनिक आइडिया। उसे पता था, मोदी को पता था कि मुसलमान ने वोट देनी ही नहीं, तो मैं जाऊं क्यों? मैं जाऊंगा नहीं तो ये होगा, कम से कम मैं हिंदुओं में तो फेमस हो जाऊंगा कि ये मुसलमानों की परवाह नहीं करता है, राइट। और इसका सीधा सीधा पिछली गुजरात इलेक्शन में दिखा, जहां पे बीजेपी के लोग मुस्लिम कॉलोनीज में गए नहीं कि भाई तुमने हमें वोट ही नहीं देनी, और कांग्रेस वाले मुसलमानों को बोले कि तुम हमें नहीं दोगे तो किसे दोगे, दे दो, किसको देना है, वो भी नहीं गए, राइट। दिस डिवाइड इज फेवरिंग मोदी। ओके, नाउ इट्स नॉट नेशनलिज्म, ये सिक्का चल गया, वरना मोदी को एनमास वोट किया मुस्लिम्स ने पिछले से यूपी इलेक्शन में। क्यों? क्योंकि वो ट्रिपल तलाक इन्होंने बैन किया, जिससे कि बहुत सारी मुस्लिम लेडीज को ट्रिपल तलाक, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक देकर के कोई मेंटेनेंस नहीं, ही इज वर्किंग ऑन एन एजेंडा जिसमें कि आप वोट बैंक का एजेंडा भले ही सही, लेकिन उससे लोगों का भला हो रहा है। ठीक 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 है रोहित जी, सही है। अगर आप लोगों को मोदी जी पसंद है तो, क्योंकि आपके प्राइम मिनिस्टर, मैं हमेशा यही कहता हूं कि इंडियन लोगों को वो पसंद है, उनको सर्व कर रहे हैं, तो हमें क्या, बेशक इमरान खान साहब उनको गाली दे या मतलब ट्विटर पे फासिस्ट या जो भी लिखते हैं वो लिखे, हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर वो पाकिस्तान के नहीं हिंदुस्तान के, और इमरान खान साहब पाकिस्तान के हैं, तो उनको यहाँ के लोगों को डिलीवर करना चाहिए। जिस तरह आप बात करें या बाकी लोग बात करते हैं कि मोदी जी ने हमें डिलीवर किया और अच्छा डिलीवर किया। हाँ, हो सकता है कि कुछ लोग उनसे खुश ना हो, जिस तरह आपने मुस्लिम्स की बात की कि उनकी तरफ वो नहीं गए, उन्होंने कहा कि मुझे नहीं जाना चाहिए, उन्होंने मुझे वोट नहीं करना, तो इसलिए मुझे जाने की जरूरत ही नहीं है, बल्कि दूसरी साइड पे क्योंकि मेजॉरिटी में हिंदू है तो उनकी तरफ मुझे जाना चाहिए। दिस इज द स्ट्रेटजी, मेरे ख्याल में पॉलिटिक्स कहते इसी को है कि आप अपने पत्ते जो है, अपने कार्ड जो हैं वो सही तरीके से खेले। रोहित जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड चीमा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया, एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल।